Assalamu alaikum everyone. This is me Ummehani Sheikh from the platform of Learning Academy. In this video, I am going to discuss about the etiology of schizophrenia spectrum. यानी स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर की etiology और साथ साथ दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स की भी etiology क्या होती है मतलब causes या factors of schizophrenia disorder. तो देर आर 1 to 5 फैक्टर्स जिन्हें हम इस वीडियो में आज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर किस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके ऊपर 2 लेवल्स पे स्टडी की गई थी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बिहेवियरल जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये बताती है, जो भी रिसर्चेस हुई थी, जो भी करंट एविडेंसेस है, वो ये बताते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है वो किसी एक स्पेसिफिक जीन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारी ऐसी जीन्स हैं जो आपस में साथ मिल जाती हैं और फिर जो है स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर कॉज कर रही हैं। जिनमें से 3 ऐसी जीन्स हैं जो कि एसोसिएटेड है स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर से। नंबर 1 DTNBPI। ये एक ऐसी जीन है जिसमें प्रोटीन डिस्बिंडिन इनकोड हुआ होता है और जो कि पूरे थ्रू आउट द ब्रेन को एक्सप्रेस करता है, उसमें मौजूद होता है। लेकिन रिसर्चेस ये बताती है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें लेस डिस्बिंडिन प्रोटीन होता है। फिर है NGRI जीन। ये बेसिकली हेल्प आउट करती है न्यूरॉन्स में माइलिनेशन के अंदर, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये जीन्स माइलिनेशन का प्रोसेस नहीं करती, ठीक है, क्योंकि डिफेक्टेड होती है। फिर है COMT जीन, जो है बेसिकली हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को रेगुलेट करती है, लाइक वर्किंग मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। लेकिन स्टडीज़ ये बताती है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें इस जीन में कोई ना कोई डेफिशिएंसी ऐसी आ जाती है, कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाता है कि हमारे जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं उनके जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो डेफिसिट होते हैं, उनमें सलाहियत नहीं होती डिसीजन मेकिंग लेने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। अब बिहेवियरल जेनेटिक्स क्या बताती हैं कि अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स में कोई मेंटल डिसऑर्डर है, लाइक साइकोटिक डिसऑर्डर की जीन्स मौजूद है या हिस्ट्री मौजूद है, तो बच्चों में कितने परसेंट चांसेस है साइकोटिक डिसऑर्डर डेवलप होने के। तो एक गॉड्समैन ने अपने कलीग्स के साथ 2010 में फैमिली स्टडी की थी और ये पूरा उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। उन्होंने बताया था कि अगर दोनों पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया की जीन्स मौजूद है तो 27.3% उनके बच्चों में चांसेस है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के, और किसी एक पेरेंट में अगर स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री है तो 7.0% चांस है बच्चे में डेवलप होने के। और अगर दोनों पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया की जीन्स नहीं है तो बच्चों के अंदर 0.86% चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। और अगर स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब अगर एक पेरेंट स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर की जीन्स है और दूसरे पेरेंट में बाइपोलर डिसऑर्डर की जीन्स मौजूद है या हिस्ट्री, उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, तो फिर बच्चों के अंदर 15.6% चांसेस है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करने के। ट्विन्स स्टडीज़ भी बताई गई हैं इधर। तो ट्विन्स स्टडीज़ के मुताबिक जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनमें तकरीबन 48% रिस्क होता है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का, अगर उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री मौजूद है तो। और अगर डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स आएंगे तो फिर 17% स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस है। और एडॉप्शन स्टडी से बताती है कि चाहे बच्चा अडॉप्टेड हो, लेकिन अगर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है या साइकोटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री मौजूद है तो ही उस अडॉप्टेड चाइल्ड में जो है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस है, अदरवाइज़ इतने चांसेस नहीं हैं। सेकंड फैक्टर है ब्रेन केमिस्ट्री, यानी अगर ब्रेन से रिलीज़ होने वाले केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस हो जाए तो वो किस तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज कर सकते हैं। तो देयर आर 3 मेन ब्रेन केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एसोसिएटेड है स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर से। नंबर 1 इज़ डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ग्लूटामेट। डोपामिन थ्योरी के मुताबिक कुछ रिसर्चर्स ये बताते हैं, कुछ करंट एविडेंसेस ये बताती हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ब्रेन से इसकी डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। एक नॉर्मल इंडिविजुअल में डोपामिन की जो लेवल होगी वो कंट्रोल्ड होगी, जबकि एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल से सिक्रीट हो रहा होता है डोपामिन, ठीक है। अब इनको अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाए ताकि इनकी डोपामिन की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो, तो
वो तो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट एक प्रोड्यूस हो जाता है, यानी पार्किंसन डिसऑर्डर के सिम्टम्स बंदे में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पार्किंसन डिसऑर्डर ताल्लुक़ रखता है जब डोपामिन लो लेवल हो जाती है डोपामिन की, तब पार्किंसन डिसऑर्डर के सिम्टम्स इंसान को ज़ाहिर होते हैं। तो एक इसका साइड इफ़ेक्ट भी होना शुरू हो जाता है। फिर है सेरोटोनिन। देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में सेरोटोनिन भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के साथ सिक्रीट हो रहा होता है ब्रेन से। तो इनको भी अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाए ताकि इनकी जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स है 5-HT2 वो ब्लॉक हो और इनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो और नॉर्मल की तरफ लाई जाए, रेगुलेट किया जाए। फिर है ग्लूटामेट। स्टडीज़ ये शो करती है जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत लो लेवल सिक्रीट हो रहा होता है और इनके जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ग्लूटामेट की जो लेवल होती है बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि ग्लूटामेट प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूटामेट उनमें नहीं बन रहा होता और ये भी एक वजह बन सकता है इंडिविजुअल के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की। तीसरा फैक्टर है ब्रेन स्ट्रक्चर। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। एक है इनलार्ज वेंट्रिकल्स। हमें पता है कि हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स मौजूद हैं जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिनमें फिल्ड हुआ हुआ होता है। लेकिन स्टडीज़ ये बताती हैं, देखा गया था कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं ना उनकी ब्रेन की वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज होती है और जैसे जैसे उनकी स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर ओवर टाइम बढ़ रहा होता है वैसे वैसे ये वेंट्रिकल्स एबनॉर्मली मज़ीद बढ़ रही होती है। ठीक है, यानी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में ब्रेन स्ट्रक्चर का भी बहुत इशू होता है। ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का ये एक पार्ट है जो कि अगर देखा गया है काफ़ी एसोसिएटेड है हमारे स्किज़ोफ्रेनिया से। किस तरह कि अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में मौजूद ग्रे मैटर वो रिड्यूस हो जाए अगर, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स पैदा कर सकता है इंसान के अंदर। इसके अलावा हमारे ब्रेन का एक और पार्ट टेम्पोरल कॉर्टेक्स जो कि स्किज़ोफ्रेनिया से एसोसिएटेड है। ये स्टडीज़ और रिसर्चेस बताती है किस तरह के टेम्पोरल कॉर्टेक्स में मौजूद अगर ग्रे मैटर रिड्यूस हो जाए या हमारे ब्रेन के दूसरे पार्ट्स लाइक बेसल गैंग्लिया का वॉल्यूम अगर रिड्यूस हो जाए, हिप्पोकैम्पस का साइज़ अगर छोटा रह जाए या लिम्बिक सिस्टम का साइज़ अगर छोटा हो जाए, तो ये बहुत सारे साइकोटिक सिम्टम्स इंसान के अंदर पैदा कर सकता है। तो यानी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में अगर आ जाए तो उसकी वजह से भी ये एक फैक्टर है, ये कॉज कर सकता है स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर या दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर। फोर्थ हमारे पास फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअल में कि वो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करे। अब कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया लोगों में कब डेवलप होता है। उन लोगों में डेवलप होता है जिनको डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस हुई हो। जितनी ज़्यादा डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। यानी अब डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से कि अगर एक खातून प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके बेबी को जितना प्रॉपर उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, और या उसके बेबी का जो ब्रेन का साइज़ है वो एबनॉर्मली डेवलप हो गया, या उसके जो टेम्पोरल या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में मौजूद ग्रे मैटर रिड्यूस हो गया, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चे के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया जो है डेवलप करवा सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया का बाइस बन सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक वजह हो सकती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई इन्फेक्शन हो जाए। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई थी कि एक पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मिया गोंडाई, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को ये इन्फेक्ट कर दे तो इसके बच्चे में ये स्किज़ोफ्रेनिया कॉज कर सकता है आगे चल के। फिर एक हमारे पास लास्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में बताया जाता है, स्टडीज़ ये बताती है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनका बिहेवियर नॉर्मल इंडिविजुअल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो अपने डेली लाइफ के जो स्ट्रेसर्स हैं उनसे डील नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें किस तरह से कॉप अप किया जा सकता है, किस तरह उनके साथ डील करना है। उन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अपने स्ट्रेसर्स की तरफ, और जितने ज़्यादा उनके डेली लाइफ स्ट्रेसेस बढ़ेंगे उतना ही उनका जो पॉजिटिव मूड है वो दिन बर दिन कम होता जाएगा, उनके नेगेटिव मूड बढ़ता जाएगा और चांसेस है कि उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह से मैटर करता है स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में कि स्टडीज़ ये बताती हैं
कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे, जो साइकोटिक डिसऑर्डर के पेशेंट थे, वो ये डिसऑर्डर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कि पुअर स्लम्प एरियाज़ में रहते हैं, जिनका लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है। तो ऐसे लोगों में साइकोटिक या स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं होती, ना उनके पास खाने को अच्छा खाना होता है, ना रहने को मकान होता है, ना पीने को साफ़ पानी। तो ये जो इन सर्कमटेंसेस है बेसिकली उनके लिए स्ट्रेसफुल होते हैं, वो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें बाइस बनती हैं इंसान के लिए कि वो स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर डेवलप कर जाए। दैट्स ऑल अबाउट द etiology ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। होप यू ऑल क्लियर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।